हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फिट है सब? ओके, आई एम दीपेश एंड वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम सीखने वाले हैं एक क्विज है जो लास्ट चैप्टर में अपना जो 9th क्लास का है उसमें जो लास्ट सेक्शन है दैट इज अ क्विज। और मेक श्योर यू ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज जो इसका जो पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द पोर्शंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन सो मेनी सेक्शंस। इसमें साइंस का सेक्शन होगा, रीजनिंग का होगा, सोशल स्टडीज का होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सारे सेक्शंस का टेस्ट होने वाला है। देयर विल बी, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट as much as questions as possible and let's start with our first question. We will explain the question जिसमें explanation का need है, जिसमें नहीं होगा we will not explain. ठीक है, तो let's start with our first question. Okay, the leaves of which plant is used to make a medicine called digoxin which is used to treat heart failure. Okay, अभी ये सारे एक प्लांट का ही टाइप है। जस्ट अ मिनट, आई डोंट लाइक द कलर मच, दिस वन इज फाइन। ठीक है, बेलाडोना। बेलाडोना जो है वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? एंजाइम और जो भी एक तरह का पिगमेंटेशन है वो करता है एट्रोफिन। एट्रोपिन रिलीज करता है। नॉट अवर आंसर, इट इज नॉट यूज इन हार्ट। जैस्मिन है, परफ्यूम बनता है इससे, परफ्यूम बनता है। नॉट हार्ट डिजीज का जो मेडिसिन है वो नहीं बनता। बटरकप, ये सब जितनी भी बटरकप की हमारी जितनी भी स्पीसीज हैं दे ऑल आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस। ठीक है, टॉक्सिन्स है उसके अंदर, बट इट इज नॉट इवन आंसर। एंड हमारा जो आंसर है वो है फॉक्सग्लोव। फॉक्सग्लोव जो है वो एक तरह का आपको प्लांट मिलेगा, पिंक कलर जैसा कुछ आपको मिल जाएगा इफ यू जस्ट गूगल इट। तो उससे बनती है हार्ट डिजीज की मेडिसिन, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है डाइगॉक्सिन विच इज यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनवर्टिब्रे कॉर्डेट्स? इनवर्टिब्रे कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनवर्टिब्रे, और ये वर्टिब्रे मतलब क्या होता है? जिनके अंदर कॉर्डेट्स होती है, यानी स्पाइन होती है, बैकबोन होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, साइंस का टॉपिक है। तो अगर वर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं तो किसके अंदर नहीं है? सैल्मन, ट्यूना एंड ट्राउट, सारे फिशेस के कंपाउंड ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है ना, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। इनवर्टिब्रे पूछ रहा है तो हमारा आंसर है सेल्पा। सेल्पा इज इनवर्टिब्रे कॉर्डेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन। The environmental pollutant belongs to a group of dangerous chemicals known as persistent organic pollutants. The chemical name for this pollutant is 2378 TCDD. Name it. चलो, let's see. Okay, जो डाइबेंजोफुरान है, जो ये एक तरह का टॉक्सिन कंपाउंड ही है। ठीक है, टॉक्सिन का, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं बट नॉट एज पोटेंट एज जो हमारा आंसर है, जो 2378 TCDT है, और जो इसमें जो डी है वही हमारा एक्चुअली आंसर है, जिसका मतलब है डाइऑक्सिन। अगर डाइबेंजोफुरान नहीं है तो हमारा आंसर क्या है? डाइऑक्सिन। जो बायफिनाइल है, टॉक्सिन्स कंपाउंड होते हैं, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। बायफिनाइल, फिनाइल की फॉर्म से ही पता चल रहा है। फिनाइल वगैरह हम लोग घर पे यूज करते हैं ना, तो फिनाइल एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, पॉइजनस होता है, नॉट गुड फॉर, मतलब ऐसे करके जो कि ह्यूमन टच और कंजप्शन और अगर इनटेक इंजेक्शन कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जो एल्ड्रिन है, अब एल्ड्रिन एक तरह का पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होगा? साइड एक रूट वर्ड है, साइड का मतलब होता है मर्डर या किलिंग, है ना। तो अभी किसी भी चीज के पीछे अगर साइड लग गया तो अगर सुसाइड मतलब क्या होता है? जैसे सुसाइड हो जाएगा, सु मतलब एक लैटिन टर्म है, सु मतलब सेल्फ, यानी सेल्फ को किल करने को सुसाइड बोलते हैं। मेट्रीसाइड होता है, मेट्री इज रूट वर्ड फॉर मदर। मेट्रीसाइड मतलब क्या होता है? मदर किलिंग। पेट्रीसाइड फादर की, फेट्रीसाइड भाई की, है ना। और फीटीसाइड, फीटस का किलिंग कर देना। इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चे, इन्फेंट की किलिंग कर देना, है ना। और कौन सा होता है?
अच्छा हाँ, देयर इज अ वन वेरी कॉमन, मतलब एक थोड़ी अनकॉमन सी रूट वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ किंग। तो साइड अगर कुछ भी लगा तो इसमें लगा पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट की किलिंग कर देना। पेस्ट की किलिंग, जो खरपतवार वगैरह जितनी भी उगती है ना, जो पेस्ट उगते हैं उनकी किलिंग करने के लिए पेस्टिसाइड, मतलब जो जर्म्स वगैरह होती है उनकी किलिंग करने, खरपतवार नहीं, जर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज होता है, वो चीज एल्ड्रिन। हमारा क्या आंसर है? डाइऑक्सिन, जो इस डी का मतलब भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, is the largest freshwater lake island in the world? अच्छा, अभी इसका थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बताता हूं। देखो, एक ऑप्शन है मैनितोलिन आइलैंड। अब ये जो आइलैंड ग्रुप है ये कहां है? कनाडा के अंदर। अब इसमें जो दो आइलैंड ग्रुप है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दोनों कनाडा के अंदर है। लेकिन जो मैनितोलिन आइलैंड है यहां पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आइलैंड है ना। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आइलैंड पूछ रहा है। आइलैंड के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा लेक होगा तो वो अलग है, और अगर लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ही अगर बहुत बड़ा है तो वो अलग आंसर हो गया हमारा, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो है आइल रोयल, नॉट एग्जैक्टली आवर आंसर। जो मैनितोलियन आइलैंड है वो हमारा उस तरह एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि वो बाय एरिया में सबसे बड़ा है। बट जो आइल रॉयल है इट इज आइसोलेटेड फ्रेश वाटर, ठीक है ना। अब जो ओल्खोन आइलैंड है, अभी ओल्खोन आइलैंड के बारे में देखो, एक है ये सेंट जोसेफ आइलैंड, ये भी कनाडा में, ये भी कनाडा में। इसमें कौन सी लेक है? लेक हुरॉन, ठीक है। नॉट एज बिग, इसके जितना बड़ा नहीं है, बट ये भी वन ऑफ, उसका भी एक आइलैंड ग्रुप है। लेकिन जो इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आइलैंड, जो एक आइसोलेटेड लेक आइलैंड है और वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का आइलैंड है, ठीक है। ओल्खोन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। ये कहां है पहले तो देख लेते हैं। रशिया, रशिया के अंदर है। अब इसकी जो फेमस लेक है, सबने नाम सुना होगा, लेक बाइकाल, ठीक है। लेक बाइकाल इसकी है। तो हमारा जो आंसर है वो है आइल रोयल, ठीक है। द एक्सन वेल्डेज ऑयल स्पिल कॉज्ड द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट डैमेज, वेयर डिड इट अकर? ओके, चलो इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हमारा आंसर है प्रिंस विलियम साउंड, ठीक है। प्रिंस विलियम साउंड जो एरिया था वहां पे ये ऑयल स्पिल हुआ था। और ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये किससे ये कहां इन्वॉल्व होता है? ये डीप वाटर, जो एक डीप वाटर होराइजन के अंदर, डीप वाटर होराइजन जो था, डीप वाटर होराइजन में जो ऑयल स्पिल हुआ था वहां इन्वॉल्व था। आवर आंसर इज सेम। जो कैलन के फ्रांस, करेक्ट। बट ये क्या है? रॉकी इनलेट्स हैं, रॉकी इनलेट्स, ठीक है। नॉट कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स है हमारी रिया, रिया चक्रवर्ती नहीं, रिया, ये है हमारी कोस्टल लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स कहां पे? स्पेन एंड पोर्टुगल, स्पेन एंड पोर्टुगल में है, ठीक है। और हमारा आंसर क्या है? प्रिंस विलियम साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, चलो। What is the status of Quon alpinus dhole in IUCN रेड लिस्ट? ओके, आंसर हमारा एंडेजर्ड है, क्योंकि रेड लिस्ट जितनी भी है वो एंडेजर्ड जो स्पीसीज है उसी को बताती है। ये कौन है? क्वॉन एल्पिनस, ये है एशियाटिक डॉग, जंगल के एशियाटिक डॉग्स होते हैं उनकी ब्रीड है, ठीक है। तो अभी एशिया के अंदर जो मिलता है, लेकिन जो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट की लिस्ट रॉन्ग है। एशिया के अंदर बनती है, लेकिन एक्सटिंक्ट की जो है एशियाटिक जो एक्सटिंक्ट है उसकी कैटेगरी इसके अंदर नहीं है। वल्नरेबल कैटेगरी है, एक डिफरेंट कैटेगरी है जो एंडेंजर्ड से थोड़ी सी नीचे होती है। एंडेंजर्ड स्पेशीज जितनी भी है उससे थोड़ा सा उसके लिए उसको रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब जो वल्नरेबल है वो भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती है आगे, तो उनके लिए वो ये होता है, ठीक है। लीस्ट कंसर्न, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये होता ही नहीं है, ऐसी कोई कैटेगरी इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। Which of the following can be separated into a simpler substance by chemical methods? अभी ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर और अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है?
NH3। ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, तीनों के तीनों एलिमेंट है, एलिमेंट को फर्दर क्या आप करोगे, है ना, तीनों को नहीं कर सकते, इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसको हम सिमिलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं। सो दैट इज आवर आंसर, है ना, अमोनिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, आंख बंद करके लगा दो, 0। क्यों? क्योंकि वहां पे पोल्स के सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर आपको जो फोर्स है, वो पुल फोर्स है, वो हर तरफ से लग रहा होता है। जितना भी पुल फोर्स है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जितने भी फोर्स चारों तरफ से लग रहा होता है, हर तरफ से एक पुल फोर्स होता है। तो जो बाकी का जो ओवरऑल वेट होता है आपके ऊपर, जो वेट मेजर्स जो आपके लिए वेट आपको इंक्रीज कर रहा होता है, वो एक तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसके कैंसिल आउट होने की वजह से जो आपका जो वेट है वो हो जाएगा 0, इनफाइनाइट, मैक्सिमम तो कोई ऐसा, मतलब ये तो बहुत जेनेरिक सा है, बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, ये तो बहुत मिसलीडिंग एग्जांपल है, हमारा बिल्कुल आंसर नहीं। इनफिनाइट वेट किसी का नहीं हो सकता। अगर इनफिनाइट वेट होगा तो वो स्पेस के उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा, ब्लैक होल पैराडॉक्स वगैरह अगर हम देखते तो, है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर है 0। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अभी देखो इसमें से तो 3 नाम मुझे दिख रहे हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, कलर रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये जो है, जो बी आर अम्बेडकर, हमारा आंसर नहीं है। आई एम सॉरी, आपको कट करना पड़ेगा, बट यू डिड अ ग्रेट सर्विस टू आवर नेशन। तो ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इनका बहुत बड़ा जो रोल था, और पूना पैक्ट और बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिनके वजह, और एंड इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, मॉडर्न इंडिया के टाइम पर फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है ना। बट हमारा आंसर यहां नहीं है। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन जो है वो है हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन के। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? मिल्क से, ठीक है ना। हीरालाल चौधरी जो है वो रिलेटेड हैं ब्लू रेवोल्यूशन से। ब्लू रेवोल्यूशन किससे है? फिशरीज से। ये है मिल्क प्रोडक्शन, और उसी के बाद इंडिया में क्या आया था? अमूल, आनंद जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जो हमारा आंसर है वो है MS स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो MS स्वामीनाथन थे, ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी अगर किसी को लास्ट टॉपिक्स वगैरह किसी ने वीडियोस ढंग से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। व्हाट डू सोम्ब्रेरो, चिवावा एंड एक्apulco एंड टाको हैव इन कॉमन? टाको मैंने बताया था ना, टाको फूड मैक्सिकन फूड है, एक तरह का होता है, फ्लैट ब्रेड होती है, कॉर्न ब्रेड होती है, उसके अंदर बहुत सारी वेजीज वगैरह डाल के दे जस्ट ऐड सो मेनी थिंग्स एंड इट इज यम्मी, है ना, बहुत यम होता है, ठीक है ना। तो टाको डेफिनेटली मैक्सिकन है। सोम्ब्रेरो वो एक तरह की जो मैक्सिकन हैट होती है ना, इतनी बड़ी सी, उसके अंदर वो कुछ झालर वालर से लटक रही होती है ना, वो थोड़ी यहाँ से थोड़ी पॉइंटेड होती है, वो एम्पायर कैप की तरह से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो दैट इज सोम्ब्रेरो। चिवावा जो है वो एक डॉग ब्रीड है, वो भी मैक्सिकन डॉग ब्रीड है, मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड जो होती है डॉग की। और एक्apulco ये एक प्रोविंस है मैक्सिको की। अब दे आर ऑल अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स? बिल्कुल नहीं। दे आर ऑल टाइप्स ऑफ हैट्स, सिर्फ सोम्ब्रेरो हैट है, बाकी कोई हैट नहीं है। They have nothing in common? No, they all are associated with Mexico. हमारा आंसर है B. When did Hitler became the Chancellor of Germany? Okay, 1933 में he became the Chancellor of Germany. एक जो फायर रेड फ्लैग करके कुछ एक इवेंट हुआ था 1933 में, उसके बाद डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई थी इसकी। लेकिन जो प्रेसिडेंट कौन थे, हु अपॉइंटेड हिम? तो प्रेसिडेंट का जो प्रेजी थे, प्रेजी कौन थे? पॉल वॉन हिंडनबर्ग। प्रेसिडेंट अभी कभी नाम आ ही जाए, क्या नाम आ सकता? तो पॉल वॉन हिंडनबर्ग थे, उन्होंने अपॉइंट किया था चांसलर ऑफ जर्मनी हिटलर को 1933 में, ठीक है। चलो, ऑल द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द हाई कोर्ट? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट
अमेंड नहीं कर सकते हैं वो, है ना, सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के पास सिर्फ पावर है उसको अमेंड करने का, आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नेम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय, इसका आंसर क्लियर कट है, अल्फ्रेड मार्शल। अपनी कॉपी में अपने जो टेस्ट क्विज है उसके अंदर मार्क कर लेना, ये तीनों हमारा आंसर नहीं है। इनकी बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक इनकी बुक में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो वी विल सी, जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। केटल ऑफ फिश मीन्स, केटल ऑफ फिश मतलब क्या होता है, ये बोल रहे हैं अजूरी नहीं होता। एक केटल ऑफ फिश होगा कि शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फाउंड हरसेल्फ इन अ केटल ऑफ फिश। फाउंड इन अ केटल ऑफ फिश मतलब एक डिफिकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर आ गई है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है और एक बहुत अजीब सी है, दुविधा है, क्रॉस रोड्स हैं, तो उस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं कैटल ऑफ फिश सिचुएशन, ठीक है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं होता, सिंगल वाला ये नहीं होता जो स्वेट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Who among the following declined the 1964 Nobel Prize in Literature? रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, जॉन ग्रे, जॉन पॉल सात्रे। जॉन पॉल सात्रे इज एक्चुअली आवर आंसर। ये जो फिलोसफर थे, इनमें इनका क्या था कि जॉन पॉल सात्रे की ही वाज इनको लगता था कि सिर्फ नोबेल प्राइज को नहीं, इन्होंने जितने भी उस समय लिटरेचर के इनको प्राइजेस उसमें मिल रहे थे, जितने भी एकेडमिक अचीवर्स अवार्ड मिल रहे थे, ही वाज केप्ट रिजेक्टिंग, उसको रिजेक्ट करते ही जा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे इनकी राइटिंग लिमिट हो जाएगी, और इससे अगर वो अपने आप को बहुत फ्री राइटर मानते थे, बहुत फ्रीडम के लिए और लिखने वाले थे, ही इज अ वेरी गुड फिलोसोफर। फिलोसफी के अंदर भी हम इनकी बहुत सारी फिलोसफी, जॉन पॉल सात्रे की फिलोसफी, जो जेपी सात्रे की फिलोसफी पढ़ते हैं। हमारा आंसर है बी, जॉन पॉल सात्रे। Straight from the Heart is the autobiography of which famous cricketer? Straight from the Heart, एक छक्का मार खिलाड़ी की आप बीती, एक बहुत हिंदी में हमने बहुत टाइम पहले जो हम स्कूल डेज में थे हमने पढ़ा था कि वो आंख बंद करके वो मारे जा रहे थे और उन्होंने वन ऑफ द फाइनेस्ट जो रन बनाए थे एज अ बॉलर, उन्होंने वो मैच भी जिताया था और वर्ल्ड कप भी लेके आए थे इंडिया के लिए, बहुत सबसे पहला वर्ल्ड कप जो लेके आए थे, उनका नाम है कपिल देव, ठीक है ना। मास्टर ब्लास्टर वगैरह तो हमारे सचिन की है, सौरव गांगुली की भी एक है, MS धोनी की आई एम नॉट श्योर कौन सी है उनकी, बट उनकी मूवी मैंने देखी है। नाम क्या है, कोई गेस कर सकता है मूवी? बहुत, हाँ, धोनी नाम है ना, करेक्ट। ओके, 19th क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज अ जापानीज पोएटिक फॉर्म? ओडे, जिंतिशी, विलेनेल। छोड़ो, इन तीनों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमारा ऑप्शन है सीधा टांका। टांका जो है वो एक तरीके, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 5 7 5 7 7 इस तरह की कॉम्पोजिशन के अंदर जो है पोएम्स टाइप की जो रिदम है वो बनती है, उसी को बोलते हैं टांका। और एक और थी, आई एम नॉट, आई थिंक हिकुशी या हाइकू कुछ करके नाम है उसका, जो उस फॉर्म के जो आगे की जो रेंज में जो पोइट जितनी भी बनती है 5-7-5 की वगैरह जो करके जो बनती है वो है 5-7-5-7-7 की टांका। एक हाइकू हिकुशु करके है, आई एम एग्जैक्टली नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, जो सेकंड फॉर्म है वो है टांका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Which newspaper first launched an internet edition in India? इन तीनों में से किसी ने नहीं किया था, सबसे पहला करने वाला था द हिंदू, आई गेस 1995 के अंदर। एक बार आप ईयर चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट 1995 के अंदर होना चाहिए एज पर माई नॉलेज। उस समय द हिंदू ने ही फर्स्ट टाइम इंटरनेट एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आगे आके इंटरनेट एडिशन, आज तो हर एक न्यूज़पेपर का अपना इंटरनेट एडिशन होता है, तो इंटरनेट एडिशन से एक मास लेवल के ऊपर वो लोग जा पाए थे, बहुत लोगों को रीच कर पाए थे, और इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर हु मेड एन इंटरनेट एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he became the first wrestler to win a gold medal at the youth under 23 world wrestling championship in Pontevedra, Spain. Identify him. छोड़ो, तीनों ऑप्शन काट दो। अमन सहरावत नहीं है, बजरंग पुनिया नहीं है, रवि कुमार दहिया भी नहीं है, हमारा आंसर है अंकित गुलिया, ठीक है ना। अब आपने देख लिया अंडर 23 में पोंतेवेद्रा के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। As of the 2022 FIFA World Cup,
इतने टूर्नामेंट खेले गए थे, इतने टूर्नामेंट हुए थे सिंस द इवेंट्स इंसेप्शन इन, यहां पे हुए थे 22 इवेंट्स। फाइनल टूर्नामेंट जो है 22 इवेंट्स हुए थे। कब हुए थे? 1930 में। तो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन उसमें मैच कर रहा है। 22 1930, तो 22 इवेंट हुए थे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। और देखो ना 2022 से ही याद आ जाएगा, अगर ये याद आता है तो उससे आपको डायरेक्टली आप मैच आंसर कर सकते हो। Who among the following is not an अर्जुना अवार्ड विनर? दुती चांद को मिला है, वो ढींग एक्सप्रेस बोलते थे उनको, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को बोलते थे। दुती चांद जो है उनके ऊपर आई थिंक हायर टेस्टोस्टेरोन होने का जो चार्ज लगा था, उनको बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी थी। रश्मि रॉकेट भी शायद जो मूवी तापसी पन्नू की बनी थी उन्हीं के ऊपर बनी थी। हरमनप्रीत सिंह को मिला था T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे। दीक्षा डागर को कभी नहीं मिला। नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन नहीं है। दीक्षा डागर को अर्जुना अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which botanist found that glucose is stored as starch in green plants? ज्यादा भी नहीं सोचो, जूलियस वॉन शेस हमारा आंसर है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बोलने वाले सबसे पहले डिस्कवर करने वाले बॉटनिस्ट कौन थे? जूलियस वॉन शेस। ठीक है। Who was the first woman to win a Nobel Peace Prize? मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, सेल्मा लेगरॉफ? लेगरलॉफ नहीं, हमारा जो आंसर है वो है बर्था वॉन सटनर। जो बर्था वॉन सटनर है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। लेकिन नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला था? हु वॉज द वुमेन जिसको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल पीस प्राइज नहीं, किसी भी फील्ड को, जो बाकी जो फील्ड है साइंस की और लिटरेचर की फील्ड है, उसके अंदर की अगर बात करें तो सबसे पहले उसमें मिला था मैडम मरी क्यूरी। मरी क्यूरी से ही क्या निकला था? मरकरी को, और उसी से इनकी कैंसर से डेथ भी हो गई थी। तो इनको आई थिंक पोस्टमस इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर हर रिसर्च इन दिस फील्ड। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा उसमें हमारा आंसर था बर्था वॉन सटनर। इनकी हमने जो नेशनैलिटी है वो हमने नहीं समझी थी। नेशनैलिटी है इनकी, चेंज कैसे हुआ? ओ सॉरी, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन। और इनको मिला कब था? 1905 में। शी वॉज पीस एक्टिविस्ट थी। और इनको जो ये जो प्राइज है नोबेल पीस प्राइज, सबसे पहले इनको बर्था वॉन सटनर को मिला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। यूनेस्को डेफिनेटली पेरिस फ्रांस के अंदर है। वर्ल्ड बैंक का जो हेड ऑफिस, जो वर्ल्ड बैंक है वो भी वॉशिंगटन DC के अंदर है, एकदम करेक्ट। WHO जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, एकदम। जो UN का जो है वो तो हेग के अंदर है, नीदरलैंड्स के अंदर। बट जो WTO है बर्लिन जर्मनी, नो, ये जो पेयर है वो गलत है। WTO का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ए, WTO इज इन जिनेवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। चलो, हमने एक ट्रिक देखी थी इसके लिए, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसका। Pipes A and B are connected to a tank. A and B can fill the tank in 30 minutes and 45 minutes. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलते जाए वैसे वैसे इंफॉर्मेशन को लिखते जाओ। A, B ये 30 मिनट में भर रहा है, ये 45 मिनट के अंदर फिल कर रहा है ना? ठीक है, तो बेस्ट क्या था इनका एलसीएम। सोचो ही मत, जब भी वगैरह इस तरह का ABC दे कुछ भी इस तरह से आ जाए, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 90। तो अगर उससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार डिवाइड होगा, ये 2 बार डिवाइड होगा। ये आ गया पर यूनिट वर्क डन आ जाता है ना? ये इतने दिन का आता है, ये टोटल वर्क आता है, और ये पर यूनिट का काम आ जाता है। अभी वो देखे काम कर कैसे रहे हैं वो लोग, है ना? टाइम एंड वर्क का काम है ये। पाइप्स A and B आर ओपन एंड क्लोज्ड ऑल्टरनेटिवली। तो मतलब पहले A पाइप खोलेंगे, उसके बाद उसको बंद कर देंगे, फिर B पाइप खोलेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे, फिर A पाइप को खोलेंगे। तो ऐसे करके काम होने वाला है। तो मतलब हर मिनट के अंदर ये चीज अगर कर रहे हैं लोग, जो भी है, जो इसके अंदर कैरेक्टर है, तो अभी क्या होगा? तो सबसे पहले हमने बनाया था एक वर्क का टाइमलाइन बना लो। टोटल वर्क कितना है? हमको 90 वर्क कंप्लीट करना है। A और B पर मिनट के हिसाब से। अभी इसके अंदर एक
एक एक डॉट करके तो नहीं बना सकते हम, तो क्या होगा, सबसे पहले कितना काम करेगा, ए 3 काम कर देगा, जो बी है वो 2 काम कर देगा। अब जो कोई अगर इतना बड़े काम को 30 दिन में कर रहा है, कोई 45 दिन में कर रहा है, या फिर जो 30 मिनट में कर रहा है या 40 मिनट में कर रहा है, वो डेज का क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, है ना। तो मतलब जो ज्यादा टाइम लगा के कर रहा है वो काम कम कर रहा है ना। ये तो बट ऑब्वियस है। तो अभी इन दोनों को आप लोग क्या करो, कंबाइन कर लो। 3 2 से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको अपन लास्ट में जाके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और जितना जो आएगा वो हम उसको एरर को मिलेंगे। तो दोनों मिला के कितना होता है 5, मतलब यानी हर कोई 2 मिनट के अंदर 5 काम कर लेंगे दोनों जने, है ना। अगर उसको ऑल्टरनेटिव ले तो अब 90 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है 18। अब 18 आता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 36 मिनट्स हमारा ऑप्शन है, ये रहा हमारा आंसर, है ना। इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 different positions of a dice are shown below. When the number 6 will be at the top, then which number will be at the bottom? अभी इन लोगों ने 3 साइड्स उसको एक डाइस का दिखाया। डाइस के क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर अभी तक वो वीडियो अगर आप लोगों के तक पहुंच गए तो आप देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने एक बताया है ट्रिक, इस बॉक्स को इस तरह से करना है। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती है, 6 फेसेस होते हैं, है ना। तो अभी देखो सबसे बेस्ट तरीका है इनको, ये यहां पे अगर देखोगे तो एडजेसेंट है, ये तीनों एडजेसेंट है और ये तीनों एडजेसेंट है ना। अभी ऑपोजिट जो होता है ना, कभी कभी इसके ऑपोजिट जो यहां पे कहीं होगा वो दिख रहा है क्या, कभी नहीं दिख रहा, है ना। इसके ऑपोजिट अगर कुछ है दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा है तो अब देखो इसमें से ऑप्शन, अगर वो 6 के और 6 के एडजेसेंट है, यहां पे 1 जो है वो 6 के एडजेसेंट है, काट दो इसको। 5 इसके एडजेसेंट है, काट दो इसको। 6 के एडजेसेंट 3 है क्या, 3 भी है, काट दो। अगर आंसर निकालना चालो एडजेसेंट थ्योरी से निकालोगे तो हमारा आंसर तो सीधा आ गया। बट लेकिन अगर बनाने को बोल रहा है तो बना दो, 6 4 3 बोल रहा है, ठीक है, 6 4 एंड 3। अभी 3 कॉमन यहां पे है तो इसमें 2 एंड 5 है, 2 नीचे की तरफ है, 2 नीचे डालो, 5 इधर डालो, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या है लास्ट में, क्या बचा, 1 बचा। अब ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये एक गैप छोड़ के एक दूसरे के ऑपोजिट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट, समझ गए। इतना सिंपल है डाइस का क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे डाइस का क्वेश्चन करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Identify the following. It is a secondary storage device. It stores data by using bits embossed on its surface. It is available in 2 variants, single layer and double layer. अच्छा, from the statements I got the answer, है ना। तो मतलब अभी देख लेते हैं। हार्ड डिस्क नहीं, ये एक तरह की हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को यूज करता है ना, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, हमारा आंसर नहीं है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क्स, ठीक है। फ्लैश ड्राइव कौन सी थी, यूएसबी होता है। कैश क्या होती है, ये एक तरह के हाई स्पीड मेमोरी, जो डेटा मेमोरी स्टोरेज होती है सीपीयू के अंदर, है ना। तो वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो वी हैव टू समटाइम्स वी हैव टू रिमूव कैश टू उसका स्पीड अप प्रोसेस करने के लिए यूज होती है। हमारा आंसर नहीं है। फ्लैश ड्राइव, यूएसबी की फुल फॉर्म भी देख लेते, चलो, होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ, आई गॉट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है डीवीडी के अंदर सिंगल लेयर डबल लेयर दोनों आता है, और वो उसके अंदर जो क्या बोला उसने, पिट्स होते हैं, उसके अंदर पिट्स होते हैं। जैसे पुराने टाइम में रिकॉर्ड्स आता था ना, तो वो जो डॉट होता था उसके ऊपर टच करता था और वहां से वो रीड करता था, तो एक तरह से उसी का ही एडवांस वर्जन है। उसके बाद सीडी आई थी, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क का, कॉम्पैक्ट डिस्क थे, और कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद आई डीवीडीज, डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव्स। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज कर सकते थे। एक सीडी शायद आए गए 750 MB तक का होता था, बट डीवीडी थोड़ा ज्यादा भी, उसमें पूरा का पूरी मूवी लोड हो जाता था डीवीडीज में, ठीक है ना। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज आवर आंसर। ICR is one of the technologies used for collecting information from the paper documents and saving it to database. ICR is used for, अब सबसे पहले तो अपन को देखना पड़ेगा कि ICR होता क्या है ना। ICR इसका फुल फॉर्म भी देखो, इसको समझोगे तो पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
ठीक है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक तरह से सिंबल्स, रिटर्न वर्ड्स वगैरह जो भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हैंड राइटिंग रिकग्निशन। क्यूआर कोड के लिए नहीं हो सकता, वो स्कैन करता है ना। तो इंटेलिजेंट वो स्कैन उसके अंदर ऑलरेडी है। अभी किसी एक हमने डॉक्यूमेंट डाला, उसके अंदर से हैंड राइटिंग को लेके वो उसको स्कैन कर दे, इंटेलिजेंट उसके लिए कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो है हमारा आईसीआर होता है, बिजनेस कार्ड रिकॉग्निशन, नॉट इमेज। ये इमेजेस रिकॉग्नाइजेशन मोस्टली फेस जो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आता है, एफआरएस आते हैं, उससे रिलेटेड होता है। उसका जो थोड़ा सा लोअर वर्जन है, जो फेस रिकॉग्निशन है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है। तो हमारा है वो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है, जो भी आईसीआर टेक्नोलॉजी यूज करता है। कैरेक्टर्स मतलब वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को लेता है। चलो, ये हमने क्वेश्चन पहले वाले वीडियोस में कहीं कर रखा है, तो यू विल गेट द आंसर, देखते ही पता चल जाएगा। The prestigious Sahitya Academy Fellowship 2021 has been awarded to which renowned Indian author of British descent in May 2024? एक बार आया था ना, हमने बताया he was shot down, एक उन्होंने जो कुछ बोल्ड राइटिंग वगैरह करते थे, तो he was shot down in Britain itself। तो हमारा जो आंसर है वो है ए, सलमान रुश्दी। कौन से वर्क के लिए मिला था, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किन को मिला था, तो हमारा आंसर है रस्किन बॉन्ड। ही इज ऑल्सो ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन है, बट लेकिन उनको ये वाला जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है वो नहीं मिला है। ठीक है, नंदिनी दास, शी इज अ हिस्टोरियन राइटर है। ठीक है, बट अगेन सेम जो कहानी है इनकी, इनको भी ये चीज जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है वो नहीं मिली है। क्रिस मंजाप्रा का है, ही इज अ स्कॉलर, एक स्कॉलर है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पे अपनी जो नॉलेज है वो बताते हैं, शोकेस करते रहते हैं, और बहुत अच्छा काम है। बट लेकिन अगेन इनको जो ये प्रेस्टिजियस रिनोड जो फेलोशिप है 2021 में क्या कब मिली ही नहीं है कभी भी, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं है, हमारा ऑप्शन है ए, सलमान रुश्दी। ठीक है, द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ODC on May 13, 2024. This report provides insights into the illegal wildlife trade that occurred between 2015 and 2021, यानी 2015 से 2021 के बीच में। According to this report, which animal species is the most affected for its products? अभी that's very saddened। ये तरह का जो पोचिंग एंड हंटिंग वगैरह है, ये बहुत इंडिया के अंदर, मतलब कहीं कहीं पे बहुत जगह से इस तरह से ये रिपोर्ट्स आती रहती है। एंड इट्स रियली सैडनिंग टू सी कि whatever we don't even own, just like selling pets, है ना। अभी लोग कहते हैं 60,000 में या 80,000 में आई ब्रॉट हस्की एंड डिफरेंट, है ना यार, गो फॉर अडॉप्शन। सिंपल सी बात है, गुड मैसेज है। आप कैसे खरीद सकते हो किसी जानवर का, लाइफ आपका है क्या, यू आर, मतलब यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू द फूड हैबिट्स, दैट इज आल्सो बिकॉज आई फॉलो अदर डाइट, है ना। तो चलो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं भी करेंगे, बट लेकिन एटलीस्ट पेट्स को तो जिनसे आप प्यार कर रहे हैं, नॉट इन फूड साइकिल का पार्ट नहीं है। आई एम इकोनॉमिक्स एंड बाकी सोशल स्टडीज वगैरह का सबका टीचर हूँ, तो फूड साइकिल एक तरह से, चलो मैं रिबेट देने वाला कोई होता नहीं हूँ, बट लेकिन स्टिल, है ना। तो अभी इस रिपोर्ट्स के हिसाब से स्नेक, लॉयन, डियर इनका नहीं है, इतना लेवल पे नहीं है। अगर इनके, तो चलो लॉयन की हंटिंग पे तो बहुत सारे बैन्स हैं। जो हमारा आंसर है वो है राइनोसोरस। राइनो का जो हॉर्न होता है उसके लिए, राइनोसोरस के हॉर्न कितना परसेंट क्राइम है, 20% जो पूरा जो बना है वो सिर्फ राइनोसोरस के क्रम में, इसने जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। अच्छा सेकंड भी कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड नंबर पे क्या है, सेकंड पे है पैंगोलिन। पैंगोलिन का जो है उसका जो स्केल्स होता है, आई गेस उसमें ब्रश वगैरह बनाने के काम आता है, तो पैंगोलिन का जो स्केल्स होते हैं उसके लिए भी उसका है 28%, वेरी क्लोज टू इट। एंड थर्ड नंबर पे क्या है, एलिफेंट्स आइवरी। उसका जो हाथी का दांत होता है, इट कंस्टिट्यूट्स 15% ऑफ द क्राइम। टोटल क्राइम जो है उसका 15% बनाते हैं। उसके अंदर भी स्नेक, लॉयन, डियर वगैरह भी कुछ लिस्ट में होंगे, बट नाम होंगे 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 3 है, ये आप देख लो। और प्लीज डू नॉट यूज सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अपने घर के साथ सजा के लिए। एलिफेंट्स आइवरी का यूज करना जरूरी नहीं है ना। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। ओके, चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड Artificial Intelligence Learning in Class 7 ICT Information and Communication Technology textbook in May
2024 ए बी सी डी, उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, हरियाणा। हमने ये किया भी है तमिलनाडु के टाइम पे, जब तमिलनाडु वाला क्वेश्चन किया था हमने पिछली बार, तो उस क्वेश्चन के अंदर सेम टू सेम हमारा ऑप्शन था, उसमें केरला भी था। केरला भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर उसमें जो तमिलनाडु जो टीएनएआई एम करके जो था ना, तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन टीएनए, है ना, तो सेम टू सेम उसमें हमने केरला का ऑप्शन भी किया था। अब देखो कितना अच्छा चीज है ना अदर ऑप्शंस को करना। अगर ये ऑप्शन नहीं करते तो हम ये वाला कभी कर पाते कभी क्वेश्चन, है ना, सीधा जीके का क्वेश्चन था ये तो। चलो ये केरला हमारा आंसर है। इन विच कंट्री बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियंस 2024 टुक प्लेस? ठीक है, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया। थाईलैंड ने पहले किया है, इस बार नहीं किया था। हमारा आंसर है डी, मलेशिया। शाह आलम के अंदर हुआ था, शाह आलम। और जो इंडियन मेंस टीम है, जो इंडियन मेन टीम है, उसने अपना फर्स्ट एवर टाइटल भी जीता है, जो एशिया टीम चैंपियनशिप है, तो विनर जो थे वो इंडिया ही थी। ठीक है ना, इंडियन मेंस टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द करंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी? जो सीएजी है वो किस लिए होते हैं? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, बाकी उनके जो विड्रॉइंग्स है, स्पेंडिंग्स है, उनके लिए एक ऑडिटर होता है। जैसे हमारे एक फर्म के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर भी ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटिंग करने आते हैं ना, कि भाई अच्छा जो रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे कि नहीं हो रहे, एफिशिएंटली यूज हो रहे कि नहीं हो रहे, इफेक्टिवली यूज हो रहे कि सिर्फ एफिशिएंटली यूज करने से, कि भाई थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज कर रहे हो। बच्चों के लिए मिड डे मील है तो रोज एक एक केला दिए जा रहे हो ताकि बहुत ज्यादा टाइम दिन तक चल जाए। हाँ ठीक है, करप्शन नहीं कर रहे हो, बट लेकिन बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो मतलब वो एफिशिएंटली भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों कॉन्सेप्ट अगर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो उसके आउटकम्स आते हैं वो भी होना चाहिए, उससे क्वालिटी से कोई भी हमें समझौता नहीं करना है। तो हमारा जो आंसर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ही इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। आत्मन शाह, नॉट सो इंपॉर्टेंट नेम, मैंने इतना कोई नाम नहीं सुना है। ठीक है ना। अजय भूषण पांडे जो है फॉर्मर फिनेंस सेक्रेटरी थे, सीएजी नहीं है वो, है ना, फॉर्मर फिनेंस सेक्रेटरी थे। तो अजय भूषण पांडे, नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन नहीं है। गिरीश चंद्र मुर्मू इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। What was the theme of International Olympic Days? अब ये जो थीम्स और के क्वेश्चन है ना, यू जस्ट एक बार है ना सारा एक साथ रिवाइज कर लिया करो, जितने भी मैस्कॉट्स और उसके मैस्कॉट्स होते हैं, उसके जो लोगो होते हैं, फर्स्ट टॉर्च बेरर कौन था, ये सब क्वेश्चन एक साथ क्लबिंग करके कर लोगे ना तो बेस्ट है। अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, बट अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट ये टुगेदर फॉर अ पीसफुल स्टे हेल्दी स्टे, ये हमारा नहीं ओलंपिक गेम्स एंड यूथ नहीं है, हर कोई एज ग्रुप के आते हैं, तो हमारा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, जो 2020 ओलंपिक डे का 2024 का थीम था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट जब आप लोग मार्क्स लेके आओगे ओलंपियाड के अंदर, मेडल्स लेके आओगे। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? संप्रति, शक्ति, श्याम भारत, कोप इंडिया। कोप इंडिया नहीं है, हमारा जो शक्ति है, शक्ति ये है जॉइंट ट्रेनिंग, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उमरोई के अंदर हुआ था, तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शक्ति, और इसी के साथ वो भी कर लो। एयरफोर्स की कौन सी है? गरुड़ा, फ्रांस के साथ ही होती है गरुड़ा। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस जो फ्रेंच एयरफोर्स है उनके बीच में गरुड़ा एक्सरसाइज होती है। हमारा आंसर है सी, शक्ति। थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स अगली क्लासेस की भी आएंगे, तो हम थोड़ा सा इसको फास्ट पेस पे कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज हमने पहले बहुत डिटेल के अंदर चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे, है ना। चलो लेट्स डू इट। For how many years did India sign a contract with Iran for the operations of one of its strategically important terminals at Chabahar port in Iran in May 2024? Chabahar port ईरान के लिए पता है ना हम लोगों को, जब उन्होंने ग्वादर पोर्ट को, जब चाइना का सीपैक आया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उन्होंने वहां से ऊपर जो पीओके है, एटलीस्ट वो ऑक्यूपाइड है उनकी तरफ से, इट इज आवर्स, है ना, वो तो है पीओके तो, लेकिन पीओके सीओके एक्साइजन सब हमारा है, हम तो एक कभी ना कभी तो ले ही लेंगे, है ना। तो जो पीओके से ही वो जो उनका जो कॉरिडोर है वो निकलता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो ग्वादर पोर्ट तक जाता है जो कराची के अंदर है। अभी उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को वहां पे एक पोर्ट चाहिए था, वहां पे अगर ब्लॉकेज नहीं हो जाए, कभी भी कोई भी ब्लॉकेड आ गया, वहां से हमें रूट मिलता नहीं है पाकिस्तान के थ्रू, है ना। ऊपर चाइना, इधर इस साइड चाइना है, इस साइड पाकिस्तान है, दोनों हमको वो जो ट्रांजिट रूट देते नहीं है और वो इतना डेवलप भी नहीं है ना। तो हम लोगों ने चाबहार पोर्ट ईरान का जो है वो डेवलप किया, और उस डेवलपमेंट को, उसका स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी जो हम लोगों को जो मिलती है वहां पे, वो मिलती है हमें फॉर 10 years, मतलब 2034 तक एटलीस्ट वी विल बी कंट्रोलिंग इट,
है ना, मतलब जो कंट्रोल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो हमारा होगा, जो मोस्ट डिसीजन होगी, एग्जैक्टली पूरा कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो एक टेरिटरी तो ईरान का ही है, ठीक है। चलो अभी बाकी टेंशन भी बहुत चल रहा है ईरान इजराइल वगैरह के अंदर, तो थोड़ा सा इंडिया का बिजनेस हैम्पर होता है। गॉड ब्लेस अस ऑल, थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से सब हो जाए, एटलीस्ट इंडिया के इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट मोस्ट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन, बाकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको ही सुखी रखो, बट लेकिन इंडिया को तो रखना ही पड़ेगा ना, देश है तो सब कुछ है। Scientists at CSIR Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB) have found out that invasive species of has spread to 60% of the water bodies in Eastern Ghats using eDNA based method. ईस्टर्न घाट्स किस तरफ है? तमिलनाडु और की तरफ जो है ना, वो ईस्टर्न घाट से अपने, ठीक है। वेस्टर्न घाट से अपने जो केरला और ये जो कर्नाटका, वो जो महाराष्ट्र वाला जो लाइन है, वो अपने वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट थोड़े से थिन है, वेस्टर्न घाट थोड़े से थिक है। तो सनफिश, गारफिश, आर्मल्ड, सेलियनफिश, कैटफिश, वेल्स कैटफिश। सनफिश बहुत एक वो थोड़ी बड़ी सी ब्लू कलर की सी वगैरह एक फिश होती है, वो उसमें थोड़ी इसका शायद मोला मोला नाम का, इनका शायद साइंटिफिक नेम मोला मोला है या कुछ इस तरह के, मेलोनिड फैमिली है। आई पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट जहां मैंने कहीं ना कहीं इसको चीज को पढ़ा है। सनफिश हमारा आंसर इसका तो नहीं है। गारफिश, इट इज ऑल्सो नोन एज नीडल फिश। नीडल फिश होती है, इतनी लंबी सी होती है, आगे से इसके एक नीडल सी होती है, नीडल फिश, ठीक है ना। हमारा आंसर ये भी नहीं है, हमारा आंसर है आर्मर्ड सेलिन कैटफिश। आर्मर्ड सेलिन कैटफिश होते हैं, एक आर्मर जैसा लगेगा, इसके ऊपर स्केल्स वगैरह लगे हुए होंगे। तो ये जो है वो 60% ईस्टर्न घाट्स में एक तरह से इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है कि जो वहां के इकोसिस्टम में जितनी उसकी क्वांटिटी है उससे कहीं ज्यादा बढ़ती जाए और वो उसके इकोसिस्टम को डिसरप्ट करने लग जाए, वहां का हैबिटेट्स को डिसरप्ट करने लग जाए। बहुत सारी चीजें होती है जो इन्वेजिव होती है ना, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, आईएस, जिनको आईएएस बोलते हैं ना, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। किसी तरह के जो बाहर की स्पीसीज होती है, जो वहां के, जैसे नील गाय खेतों के लिए होती है ना, काम की नकाज के दुश्मन अनाज के बोलते हैं उसको, है ना, क्योंकि उसका प्रोडक्शन, उसमें ना मिल्क यूज कर सक रहे हैं हम, उसका ना उसको कहीं पे उसको रेयरिंग में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कहीं भी यूज नहीं कर पा रहे। तो नील गाय एक इन्वेजिव स्पीसी है। तो इसी तरह से ये जो ईस्टर्न घाट्स के जो वाटर बॉडीज है वहां की इन्वेड, और जो वेल्स कैटफिश है, दीज आर लार्ज फिशेस, बहुत बड़ी बड़ी होती है। तुमने अगर देखोगे कैटफिश जितने भी, मतलब उनके यहाँ पे वो बिल्ली जैसे स्केल्स होते हैं, है ना, विस्क्स होते हैं, तो विस्क्स होते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन तो नहीं है, बट बहुत बड़ी फिश होती है, ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती। बट हमारा जो आंसर है वो है आर्मर्ड सेल्फिन कैटफिश। Japan wins the 30th Sultan Azlan Shah Hockey Trophy 2024 with which opposite team the final match was played? अभी देखो, चलो साउथ कोरिया तो डिफेंडिंग चैंपियन था, तो ये तो नहीं था, ये दोनों फाइनल में पहुंचे ही नहीं थे। तो हमारा आंसर है फाइनल में पहुंचे थे पाकिस्तान और जापान का मैच हुआ था, उसमें जापान जीत गया था, ठीक है ना। इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, डोंट वरी, ठीक है। तो ज्यादा वो दुखी नहीं करेगी, इंडिया कहा था, ये नहीं सोचना है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज उसमें सॉकर लीग वगैरह का कुछ, उसमें जो उनकी जो प्रो लीग वगैरह थी, उस वजह से, उसके कमिटमेंट्स की वजह से हमने अजलान शाह कप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस। अभी लाइफ स्किल के क्वेश्चन है, चलो ठीक है कर लेते हैं, मतलब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये सब लोग तो करते रहोगे, पढ़ते रहोगे पूरे दिन, और कुछ ना कुछ एक लाइफ स्किल्स भी तो आनी चाहिए ना। सोशल साइंस, सोशल स्किल्स आ गई, अभी लाइफ स्किल्स कैसे आएगी? चलो ये भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स माइंडफुलनेस एंड मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका ये पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग जो कह के गए थे, इस तरह के माहौल क्यों बोलते थे कि भाई मन सही होना चाहिए। हाफ हार्टेड कुछ भी करोगे नहीं कर पाओगे पूरा ना, चिंता में दोनों में जाओगे, माया भी नहीं मिलेगी, राम भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो स्पिरिचुअल करना तो अच्छे से स्पिरिचुअल कर भाई, पूरा इंद्रासन हिला दो, है ना। या फिर पैसा कमाना तो फिर मुकेश अंबानी जितना कमाओ, है ना, तो और भी जेफ बेजोस जितना कमा लो, ठीक है, डोंट वरी, इलॉन मस्क जैसा कमाओ। तो हमारे क्या है अभी, बाकी नीचे से ऑप्शन देखे थोड़ा सा, टोटली अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शंस। अरे तो फिर तो आइसोलेट हो जाओगे। आइसोफीलिया तो किसी को इतना प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, चलो इसको हटाओ। एंगेजिंग इन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज ऑल द टाइम कॉम्पिटिटिव कैसे रहोगे? लव, अफेक्शन, केयर जैसी आपको सिचुएशंस चाहिए ही चाहिए। फोकसिंग सोनली ऑन वर्क, इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। सिर्फ काम कैसे करते रहोगे? डिस्ट्रैक्शन, काम को करने के लिए ही तो मेंटल पीस चाहिए, वो सारा चीजें काम ही करते रहेंगे तो फिर कैसे होंगे? ये भी हटाओ। प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन, योग होता है ना, योगा तो चलो इन्होंने बनाते हैं, फिर यूमेरिका ने तो और बुरा हाल किया हम लोगों का, है ना, जो हमने इंग्लिश के साथ किया। लगा हम तो चलो बहुत अच्छे हो गए इंग्लिश में, बट योग से योगा कर दिया, और योगा से गोट योगा, फिश योगा,
दैट योगा, मड योगा, पता नहीं कौन कौन सा योगा लेके आए, हॉट योगा, है ना। आई स्वेयर टू गॉड इन गरुड़ पुराण में इस चीज की भी सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो है प्रैक्टिसिंग योग एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन का प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करोगे, त्राटक, भ्रामरी, इसके एक बहुत इनिशियल्स हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं। और बाकी योग किस चीज से बना है? ध्यान, आसन, प्राणायाम, तीन चीजों से मिलकर बना है ना। तो मेडिटेशन भी उसी का पार्ट है, ध्यान का पार्ट है। मेडिटेशन ध्यान होता है, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और जो आसन होता है वो एक तरह के पोस्चर्स होते हैं। पोस्चर्स अलग अलग टाइप के जो है ना, मंडूकासन, पद्मासन और जितने भी भुजंगासन, जितने भी तरह के हम लोग आसन करते हैं वो योग के अंदर, इन तीनों को मिलकर योग बनता है। जब भी तो कहता है ना योग एडिशन, तो इन तीनों का योग मिलके योग बनता है, जो हमारा योगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट, प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन। The term critical thinking refers to accepting all information without raising any question। तो वो तो ऑर्डर फॉलोइंग हो गया, है ना। चाबुक की मार से तो 3 इडियट का डायलॉग है ना, शेर भी बात मान जाता है, तो उसको वेल लर्नेड बोलते हैं, वेल एजुकेटेड लॉइन नहीं बोलते हैं। तो वेल एजुकेटेड तो नहीं है ना। तो हमें तो एक एजुकेटेड क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं है ये। इफेक्टिवली एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक अ रीजन्ड जजमेंट, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है उस चीज को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इफेक्टिव, उसको अभी एफिशिएंट और इफेक्टिव क्या था, इफेक्टिवली एनालिसिस भी नहीं करना है कैसे होता है क्या होता है, सोच के बैठे रहो, अटक जाओ किसी क्वेश्चन पे तो वहीं पे अटक जाओ, आगे बढ़ ही ना पाओ, है ना। तो इस चीज को नहीं करना, इवैल्यूएट, सारी इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएट करना और एक रीजन्ड और सीजन्ड जजमेंट लेके आना है। जो सागर मंथन जब होता है, जिसको कहते हैं सागर मंथन, पूरा जो मन के अंदर सागर मंथन होगा, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। सागर मंथन के बाद ही अब उसके अंदर जहर भी आएगा, नेगेटिव चीजें भी आएगी और पॉजिटिव चीजें भी आएगी, बट अमृत भी वहीं से आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑलवेज एग्रीइंग विद पीपल, अरे बहुत दुख पाओगे भाई, मत करना। ऑलवेज फॉलोइंग ऑर्डर्स फॉर योर ऑफ योर एल्डर्स, बड़ों की बात मानो एल्डर्स, लेकिन एल्डर्स भी तो कुछ गलत बोल सकते हैं कभी, तो अपना वही क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है। उसी के लिए ऑलवेज ऑलवेज कुछ नहीं होता। जब भी अगर वो बोलेंगे, एल्डर्स बोलेंगे पानी में कूद जाओ तो कूद जाओगे, वैसे क्यों बोलेगा, लेकिन एल्डर्स बात कर रहा है, पेरेंट्स नहीं बोल रहा है। पेरेंट्स की तो बात बिल्कुल सुनो, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, है ना। अब बाहर का कोई भी छोटे बच्चों को किडनैपिंग वगैरह बोलेंगे, नहीं बेटा इधर आ जाओ मेरे पास, है ना, एल्डर हैं, सारी बात थोड़ी मान लेंगे। तो अपनी आंखें अवेयरनेस मेंटेन करके रखनी पड़ती है। चलो, इन अ बैडमिंटन डबल्स मैच योर पार्टनर कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स कॉजिंग यू बोथ लूजिंग पॉइंट्स, व्हाट शुड यू डू? ये लेट योर पार्टनर एंड डिमांड बेटर परफॉर्मेंस। चिल्लाओ, चिल्ला पाओगे? चिल्लाने से अगर वो चीज सॉल्व होती है क्या? सॉल्व होती है क्या? नहीं होती ना। उस चीज को कैसे चिल्लाने का, ये तो सबसे ही लीस्ट ऑप्शन है, जो लीस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। साइडलाइन योर पार्टनर एंड प्ले इंडिपेंडेंटली, कैसे करोगे? डबल्स का ही मैच है, और या फिर अगर दूसरे सिंगल्स का भी मैच है, साइडलाइन क्या करके भी क्या करोगे? पूरा अपने 2v1 खेल लोगे? नहीं खेल पाओगे, वो भी तो सीजन प्लेयर है सामने। क्विट द गेम एज इट इज डिफिकल्ट टू विन विद योर पार्टनर, अरे गेम ही छोड़ दोगे, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ ही नहीं पाएगा वो हारे कैसे? ऑप्शन बी क्या बोलता है? एनकरेज योर पार्टनर एंड ऑफर सपोर्ट टू रीगेन हिज आर कॉन्फिडेंस, मे बी उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूजन अप हो गया हो, एंड अब उसका प्रेशर इतना बिल्डअप होता जा रहा हो कि जो अपना नेचुरल गेम है वो खेल ही नहीं पा रहा है या खेल ही नहीं पा रही है ना। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो, या नहीं कर पा रही है, तो उसको एनकरेज करो। थोड़ी देर में होगा कि नो यू हैव टू डू इट, वी कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, लेट्स मोटिवेट ईच अदर। एक टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना है और ऑप्शन बी को ही चूज करना है। चलो, we should avoid distractions like social media and mobile phones during study sessions because none of these, मुझे तो नहीं लगता none of these ऑप्शन होगा इसका। it helps in relaxation, सोशल मीडिया ने कब से रिलैक्स करना शुरू कर दिया भाई? कभी नहीं करता। मल्टीटास्किंग कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, अच्छा, पढ़ते पढ़ते मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया नहीं होता वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलग अलग, मल्टीटास्किंग इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं आता। लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन हेल्प इन स्टेइंग फोकस्ड एंड कंप्लीटिंग आवर टास्क एफिशिएंटली। फिर देखो अभी पीछे इफेक्टिव आया, यहाँ पे आ गया एफिशिएंट, एफिशिएंटली काम करने के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट कर देगा और आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। अभी फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा तभी तो अपना काम कंप्लीट कर पाओगे अच्छे से, है कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following does not show leadership skills? Always show self interest. अपने हितों के बारे में हमेशा सोचना। अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए खेलने लग जाए, कंट्री के लिए खेलना छोड़ दे।
कितना दुख होगा ना, है ना। सुनील छेत्री सिर्फ गोल पे ध्यान दे, गेम जीतने पे ध्यान नहीं दे, टीम स्पिरिट पे, वहां पे वो अपने पास बॉल रखना, उसकी वजह से पॉइंट कॉस्ट, अपना खुद का गोल कर रहा है वो, लेकिन उसकी वजह से कॉस्टिंग भी लग रही है, वो उसके अदर टीम भी बॉल छीन के पास लेके अदर ज्यादा गोल कर पा रही है उससे, तो वो ये तो डेफिनेटली डज नॉट, अगर पूछा है तो मैं तो इसी को ही लगाऊंगा, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर देख लेते हैं कहीं दो ऑप्शन इनकरेक्ट ना हो, बिहेव काम एंड मोटिवेट अदर मेंबर्स इन टीम, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, तो पॉजिटिव ट्रेट है। गिव क्रेडिट टू द अदर टीम मेंबर्स आल्सो फॉर एवरी सक्सेस। अभी ठीक है, जो गेम है स्पोर्ट्समैनशिप क्या कहती है वगैरह, अच्छा लास्ट में होगा नो हार्ड फीलिंग्स, शेक हैंड्स, हेड हेल्ड हाई, जस्ट गो फॉर इट, प्रैक्टिस मोर एंड कम बैक विद मोर पावर, है ना। ठीक है, नन ऑफ दिस अपना ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आप ऑलवेज शो सेल्फ इंटरेस्ट, लीडरशिप क्वालिटी को शो नहीं करता है। ओके, अभी ये जो आंसर है आइडेंटिफाई WXYZ, WXYZ, अच्छा एक साथ उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए क्या अब? ओके, चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिफाई WXYZ, दिस कंट्री हैज वॉन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन द आइस हॉकी। आर्चिपेलागो कंट्री है, आर्चिपेलागो हमने पहले डिसाइड किया था, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज और ऐसे करके, साउथ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। कौन सा है? कनाडा। कनाडा किसी और में है? नहीं है। अगर ये आंसर भी आपको पता है तो आपका पूरा आंसर टिक मार्क हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी बाकी पढ़ लेते हैं। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्स स्कोर इन अ सिंगल सीजन ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, अर्लिंग हालैंड। कितने गोल किए थे? 36, ठीक है। She holds the record to complete the marathon in 2 hours 11 minutes and 53 seconds in 2023 बर्लिन मैराथन। बर्लिन मैराथन कितने किलोमीटर की होती है मैराथन? 42 किलोमीटर्स की, है ना। थोड़ी बहुत इधर ऊपर नीचे हो सकता है, पर 42 किलोमीटर की मैराथन होती है। 21 जो है वो हाफ मैराथन होती है। ये सर ने भी भागा है, इतना टाइम तो नहीं था जो ये जो टाइम है ना, 2 hours and 19 minutes मेरा हाफ मैराथन का टाइम था, है ना। 19 नहीं, हाँ शायद यही टाइम था, 2 hours 11 minutes मेरा हाफ मैराथन का टाइम था। वो मैराथन उन्होंने भागा है 42 किलोमीटर का इस टाइमिंग के अंदर। तो शी वॉज जो कौन थी? नेक्स्ट असेफा, ठीक है। दिस कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल्स, यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर श्योर ये आंसर हम इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत फीफा वर्ल्ड कप के वगैरह बहुत सारा नाम आता था उनका। इस तरह से जो वुमेन टीम है, मोस्ट ऑफ द टाइटल्स उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन टीम ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड select the correct option, ठीक है। The world's first national park, Yellowstone National Park, was established in 1872 in USA। चलो next statement देखते हैं। Montreal Protocol was signed in 1987। ये I know this is true by the way, है ना। Article 48A of the Indian Constitution deals with the protection of monuments and places and objects of national importance। No, Article 48A DPSP का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी का जो है उसमें वो 48A जो है वो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, मॉन्यूमेंट्स की प्रैक्टिस के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो डीपीएसपी है, अभी डीपीएसपी अभी सेम टू सेम ऐसा आर्टिकल एक और है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। फंडामेंटल ड्यूटीज होती है 5A के अंदर। 5A का जो जी सब क्लॉज है, जी क्लॉज है, वो भी सेम टू सेम बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के बारे में बात करेगा, जो एनवायरमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन अब इन दोनों में 2 बार क्यों दिया है? अभी डिफरेंस यही है, ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और ये सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अभी देश और उसके देशवासी दोनों मिल के एनवायरमेंट बचाएंगे तभी बच पाएगा। सर अर्थ एक ही है, ऑप्शन है कोई दूसरा नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले, यही रहना है, तो इसी को बचाओ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। अगर किस किस में थर्ड, अच्छा 3 में थर्ड है, देखो ये तो सबसे एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट काम कर गया यहाँ पे। ये थर्ड गया, थर्ड गया, थर्ड गया,
हमारा ऑप्शन सीधा सीधा ही आ गया। अभी फोर्थ पे देख लेते हैं, वो करेक्ट ही होगा। रियो डिक्लेरेशन कंसिस्टेड ऑफ 27 प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल करेक्ट। रियो डिक्लेरेशन के अंदर 27 प्रिंसिपल्स आए थे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो जो सस्टेन करेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। वर्ल्ड ओवर अर्थ ओवरशूट डे पता है ना, अर्थ ओवरशूट डे हर बार थोड़ा पीछे आता जा रहा है, पहले आता है। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि जो साल भर के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको हमने किस टाइम पे यूटिलाइज कर लिया। अभी तो शायद जुलाई तक में आ गया, जुलाई अगस्त में आ गया वो। अभी सोचो जुलाई अगस्त में अभी पूरे उतने सारे 3-4 मंथ्स और पड़े हैं उसमें। मतलब हम लोग ओवरड्राफ्ट कहां से ले रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ईयर से ले रहे हैं, फिर वो और पीछे आ जाएगा जब तक अगर हम उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे। क्या छोड़ के जाएंगे फिर हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए? उनको क्या बिना ऑक्सीजन के छोड़ के जाना है? बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अर्थ के रिसोर्सेज को ठीक से यूज करो। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। थर्ड हमारी रॉन्ग है। आइडेंटिफाई WXY। अच्छा फिर से WX वाला क्वेश्चन है। चलो, फर्स्ट इंडियन ऑथर टू रिसीव द इंटरनेशनल बुक प्राइज फॉर आवर नॉवल टूम्ब ऑफ सैंड। टूम्ब ऑफ सैंड लिखी है किसने? गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन पुलित्जर प्राइज इन फिक्शन। पुलित्जर प्राइज मिला है। अभी पुलित्जर प्राइज किसको? गीतांजलि श्री तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ये तो हटाओ। अरुंधति रॉय को नहीं मिला, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड वगैरह जो भी है। वेरी कंट्रोवर्शियल हिस्टोरियन अनीता देसाई। अनीता देसाई हमारा आंसर नहीं है, तो डी नहीं है। हमारा आंसर है झुंपा लहरी। झुंपा लहरी को किसमें मिला था? इंटरप्रेट्स ऑफ मालाडीज शायद मिला था ईयर 2000 के अंदर। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज है ना, तो झुंपा लहरी को मिला। और फर्स्ट इंडियन टू विल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आवर ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ही इसका आंसर। यू कैन इजीली मेंटेन दैट। मतलब दो में अंदर है तो उसको आप थोड़ा सा मेंटेन उसको मैनेज कर सकते हो आंसर को। जो भी अगर आपको ये पता होगा झुंपा लहरी तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन को कट कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन, नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड। जनान है ना, इस तरह से इसको ज्ञानपीठ बोलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड मुझे जहां तक पता आशापूर्णा देवी को मिला था। आशापूर्णा देवी हमारा ऑप्शन में है, यस, आशापूर्णा देवी को। ठीक है ना, आशापूर्णा देवी को फर्स्ट वुमेन टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ। अच्छा, अब रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया क्या? चलो, वो पहले भी आ रहे थे। 40 laborers can prepare 200 dolls in 10 days working 4 hours a day. Then 300 dolls can be prepared when 20 laborers work for 8 days working 10 hours a day. अच्छा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, वो बस बता रहे कि भाई स्टेटमेंट फॉल्स है कि नहीं। तो मैन डेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैन डेज का फॉर्मूला कैसे? मैन कितनी है डेज हमारे पास? मैन डेज और आवर्स ये है, और उसमें वर्क डन कितना है हमारे पास? 200। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 40 10 44 4 जा 1600 आवर्स। अभी 1600 को है, अगर उसको हमें क्या निकालना है, एक डॉल को बनाने के लिए जो लेबर आवर लगे, तो 1600 अपॉन 200, 8 आवर्स, 8 लेबर आवर्स फॉर मेकिंग पर डॉल। एक डॉल को बनाने के लिए 8 आवर। अभी पता चल गया ना। देखो, कभी भी ये 200 डॉल्स हमारा फाइनल काम है। 40 लेबरर्स यानी मेन, 10 डेज मैन डेज वर्क का क्वेश्चन है ये, और 4 आवर्स। तो जितने घंटे लगे, जितने दिन लगे, उन सबको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो काम हो रहा है वो इतना हो रहा है। तो अभी देखो, अभी इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन कहां से, जो 8 आया ना, ये जो हर डॉल को बनाने का, तो वो क्या पूछ रहा है? 300 डॉल बनाने के लिए अगर मैं 20 लेबर 8 घंटे 10 दिन और 8 दिन के लिए 10 घंटे रोज काम करवाऊं तो क्या होता है? चलो अभी इसको भी देख लेते हैं। 20 लेबर हैं, 8 दिन काम करेगी और 10 घंटे रोज का काम करेगी, तो ये कितना आता है? कितना है? 80 होगा। 300 डॉल्स बना रही है ना ये, 300 डॉल्स बना रही है, तो 200 हो गया 1600। ये भी आया 1600। अभी 1600 अगर ये आया तो 1600 ही है ना। कितने हैं? 20 लेबर्स, 8 डेज एंड 10 आवर्स। ठीक है ना, 1600 इंटू अपॉन 8।
$300 को बनाने के लिए 1600 अपॉन 8 कितना आता है? 200। $200 बन सकती है, $300 नहीं बन सकती। तो हमारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। चलो, a boat takes 15 hours for traveling downstream from point A to point B and coming back to point C midway between A and B। अच्छा, जा तो रही है वो डाउनस्ट्रीम में। अभी डाउनस्ट्रीम ये है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन अगर आ जाए तो व्हाट वी हैव टू डू, ओके चलो, बोट एंड स्ट्रीम के लिए वी जस्ट नीड टू डू कि उसको जितना भी होता है शायद वो उसमें ऐड, शायद तो डाउन स्ट्रीम के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रीम का स्पीड होगा वो बोट की स्पीड को और इंक्रीज कर देगा। लेकिन जब आप ऑपोजिट आते हो तो वो आपको फ्रिक्शन लगता है, तो उसमें हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो लेट्स सी क्या होता है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरह से वो एक बेसिक फॉर्मूला, इस पे ये जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉइंट सी मिडवे तक, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, देन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 65 किलोमीटर। अच्छा, इन्होंने इसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन दी है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये इतनी ही डिस्टेंस है कि नहीं। चलो ठीक है, डाउनस्ट्रीम कितना है, कितना स्पीड है बोट का, कितना है 12 और 3 15 हो गया। चलो पूरा पूरा ले, 12 प्लस 3 15 हो गया। अपस्ट्रीम कितना है 9, है ना, 12 माइनस 3 9। ठीक है, अभी वो डाउनस्ट्रीम तक तो गया पूरा, डाउनस्ट्रीम तो पूरा गया है, तो मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना टाइम लगेगा उसको, d अपॉन 25, टी का जो जितना भी उसको टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दो, जो भी हमारे पास जो अपस्ट्रीम है, जो स्पीड आई है ना, तो ये d अपॉन। अब रास्ते में जब वो वापस आ रहा था तो पॉइंट सी तक आया, जो ए और बी के मिड पॉइंट के ऊपर है। तो अगर मिड पॉइंट के ऊपर है तो वो डिस्टेंस का हाफ होना चाहिए, तो d/2, डिस्टेंस बाय 2, करेक्ट। मिडवे ही तो बोल रहा है वो, अगर मिडवे है तो उसको हाफ कर देंगे। और उसके बाद वो पूछ रहा है अपस्ट्रीम, आते टाइम तो वो अपस्ट्रीम आ रहा है ना, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 9, तो यहां पे लिख दो 9। अब इसको सॉल्व करना पता है ना, अपॉन में 1 लगा दो, यहां पे आ जाएगा 1/9, तो d/18। अब d/18 आ गया। अभी कुछ नहीं करना, इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 19, 6d, और 18 कितने बार जाता है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा तो इसमें आ जाएगा 5d, मतलब 11d अपॉन 90। अभी 11d अपॉन 90 अगर ये बोल रहा है, और उस ये हमारे पास आ गई इसकी डिस्टेंस, टाइम इसने हमें दिया हुआ है ऑलरेडी के इसको लगते हैं 15 घंटे इसको लगते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से। अब इसको जिसको नहीं, ये इतने डिस्टेंस ये पहुंचती है 15 के अंदर, ये डिस्टेंस जो है वो ये 15 घंटे में है, तो टाइम टेकिंग कितना लगेगा, तो इसको यहां लेके जाओ, 90 इंटू 15 अपॉन 11 कितना आता है, कितना आ जाएगा 1350 अपॉन 11 कितना 122 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 122 पॉइंट सम किलोमीटर आ रहे, तो 122 तो 65 से तो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 122 आंसर आ रहा है, मतलब 65 नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, which of the following statements holds true about TCP and IP protocol? ओके, दोनों कंप्यूटर से, ये एक थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स सी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहले टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म देख ले, थोड़ा समझ में आ जाएगा। टीसीपी और आईपी ये होता है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल एक तरह का हर एक उसका रूल होता है कंप्यूटर को ऑपरेट, जो भी कंप्यूटर है उसके जो एल्गोरिदम्स को ऑपरेट करने का एक रूल होता है। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने, वो अपना आप उसी चीज को फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट देता है। तो ट्रांसमिशन है और एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। अभी वो बताएगा, चलो ठीक है, लेट्स सी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा पैकेट्स ओवर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा? एड्रेसिंग एंड राउटिंग के लिए। जो आईपी है वो एड्रेस करेगा, उस एड्रेस जो आईपी एड्रेस आप दोगे उसको एड्रेसिंग इसलिए बोलता है ना, आईपी एड्रेस, एड्रेस प्लस राउटिंग, मतलब आपको उसकी तरफ रूट करेगा, आपको उस तरफ मूव करेगा। और जो टीसीपी है, जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन कैसे दोगे? ट्रांसमिशन कैसे जाती है? आप यू सेंड समथिंग, यू रिसीव समथिंग। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग जो यहां पे लिखा हुआ है, सेंडिंग एंड रिसीविंग, जो ये टीसीपी प्रोटोकॉल हैंडल करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। TCP/IP defines how computers should be connected over the internet and how data should be transmitted between them. IP डिफाइन करता है कि भाई कैसे कंप्यूटर्स वगैरह जो एक दूसरे के आईपी एड्रेस, जो भी साइट्स वगैरह हैं, उससे उस प्रोटोकॉल से कैसे कनेक्टेड रहेंगे, उस प्रोटोकॉल को आईपी डिसाइड करता है। ये बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। और जो टीसीपी है वो डिसाइड करता है हाउ डेटा शुड बी ट्रांसमिटेड बिटवीन देम। उनके बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा ना, अभी भी देख लेना, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड, उसके अंदर आपको हर एक उसका टैब का बता रहा होगा, कभी भी आप चेक करोगे तो मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। आई गेस वी हैव रीच्ड आवर लास्ट क्वेश्चन। यस, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट वाज माय टाइम विद यू। कीप वॉचिंग विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। पढ़ते रहो और भरते रहो। एंड रियली ट्रूली बिलीव इस क्वेश्चन में तुम्हें करने में ज्यादा प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं आई होगी। और अगर नहीं आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी दिखाओ जो इस चैप्टर्स को या फिर जो ओलंपियाड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। ऑल द सीरीज, ऑल द जितना भी तुम यू गो टू द चैनल, जितने भी जो चैनल्स है उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको दिख जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।